नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का स्वागत है रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। मैं हूं आरजे गौरी और कम्युनिटी कलर्स में आपके लिए मैं लेकर आई हूं डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स, तमाम ताज़ा तरीन न्यूज़ और साथ ही साथ DEPWD MSJE डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स भी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की मदद से हम और आप जुड़ते हैं दुनिया के सारे लोग, जुड़ती हैं दुनिया की तमाम खबरें एक साथ। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस युग में क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपकी तरफ दिन प्रतिदिन कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी जानकारी आती रहती है, जिसका एक गहरा असर हमारी सोच, हमारे व्यक्तित्व, यहाँ तक कि हमारे रहन सहन पर भी हो सकता है। तो दोस्तों, जानकारी के इस युग में, टेक्नोलॉजी के इस युग में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने आप को न्यूज़ के साथ अपडेटेड तो ज़रूर रखें, लेकिन इसके बुरे प्रभाव, इसका असर अपने दिमाग, अपनी सोच पर ना होने दें। कोशिश करें कि अपने आप को सकारात्मकता से भरपूर रखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें और जिस तरह नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक न्यूज़ आपकी तरफ आती रहती है, उसी तरह सकारात्मक बिंदुओं पर भी आप ध्यान दें। सकारात्मक न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बचाएं एवं बढ़ाएं। दोस्तों, रेडियो उड़ान पर इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जिसको आप लाइव सुनते हैं फ्राइडे रात को 9 बजे और सैटरडे शाम 4 बजे। इसके बाद आप इसे सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर भी। साथ ही साथ आप रेडियो उड़ान के अन्य प्रोग्राम्स का भी मजा ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। आशा करते हैं कि आप रेडियो उड़ान का YouTube चैनल फॉलो करके आनंदित हैं। साथ ही आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में रूबरू हो रहे हैं लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने रेडियो उड़ान के ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप इसे जल्द से जल्द डाउनलोड करें। रेडियो उड़ान की ऐप आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर ही मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इसे लाइव सुनने का मजा लेना चाहते हैं तो कई लाइव स्ट्रीमिंग वेबकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इसे लाइव सुन सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर आप इसे लाइव सुनने का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, सकारात्मकता से भरे इस मैसेज के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं आज की खबरें। लेकिन डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं एक बार आज की हेडलाइंस। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का किया उद्घाटन। भारत में केवल 1% दृष्टिबाधित लोग ही कर सकते हैं ब्रेल का उपयोग। आंध्र प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र प्रमुख की नियुक्ति की गई मांग। नम्मा यात्री ट्रू असिस्टिव टेक और इनेबल इंडिया ने सुलभता के लिए पर्पल राइड्स को बेहतर बनाने के लिए की साझेदारी। सुनेंगे UWC इंडिया के साथ विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति के अवसर के बारे में। विकलांगजनों के लिए रोजगार संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र ने विकलांगता 2.0 पर जावेद आबिदी फेलोशिप के दूसरे संस्करण को किया है लॉन्च। पंजाब यूनिवर्सिटी में विकलांग छात्रों को व्हीलचेयर और सहायक उपकरण प्रदान किए गए। गुजरात हाईकोर्ट ने विकलांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति की कमी पर राज्य से पूछे सवाल। महाराष्ट्र में विकलांग लोगों को संपत्ति टैक्स में दी जाएगी 50% की छूट। भारत बना दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर आती है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के बारे में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान यानी कि NIMHR द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सीहोर मध्य प्रदेश का उद्घाटन किया।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में स्थापित ये संस्थान मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास को आगे बढ़ाने और देश भर में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस समारोह में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री करण सिंह वर्मा और श्री नारायण सिंह कुशवाहा, सामाजिक न्याय और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता के साथ साथ श्री आलोक शर्मा, सांसद भोपाल और सीहोर, श्री सुदेश राय, विधानसभा सदस्य सीहोर सहित केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने देश के हृदय में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक समर्पित संस्थान की स्थापना करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने, उन्हें दिव्य कला मेला जैसी पहलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने और संसाधन और मंच प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। श्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि ये संस्थान न केवल स्थानीय क्षेत्र की सेवा करेगा बल्कि देश भर के दिव्यांगजनों को लाभान्वित करेगा। श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ऐसी पहलों के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। 25 एकड़ में फैले अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ NIMHR का निर्माण 127 करोड़ रुपए की शुरुआती परियोजना की लागत से किया गया है। इसमें 4 प्रमुख ब्लॉक्स हैं: सर्विस ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक और स्टूडियो अपार्टमेंट्स। परिसर में एक क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इन्वेंशन सेंटर यानी CDEIC भी शामिल है, जो जल्द ही चालू हो जाएगा और दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और उपकरण वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र PMDK भी यहाँ पर मौजूद है। कार्यक्रम का समापन NIMHR के निदेशक डॉक्टर अखिलेश कुमार शुक्ला द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने इस अवसर को सफल बनाने में उनके सहयोग के लिए विशिष्ट अतिथियों व उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। दोस्तों, कार्यक्रम में अब सुनते हैं ब्रेल को लेकर एक गंभीर मुद्दा। दोस्तों, लगभग 15 मिलियन दृष्टिबाधित व्यक्तियों का घर है भारत, लेकिन ये एक खतरनाक ब्रेल साक्षरता संकट से जूझ रहा है। समावेशन और सुलभता पर बढ़ते वैश्विक जोर के बावजूद भी भारत की केवल 1% दृष्टिबाधित आबादी ही ब्रेल पढ़ और लिख सकती है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा एक मूक लेकिन व्यापक समस्या को उजागर कर रहा है। लाखों लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोका जा रहा है। जबकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्क्रीन रीडर जैसे विकल्प मौजूद है, लेकिन फिर भी ब्रेल बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए अपरिहार्य बना हुआ है, खासकर ऐसे देशों में जहां पे डिजिटल पहुंच की सीमा तय है। स्कूलों में सुलभ ब्रेल संसाधनों की भारी कमी है। ब्रेल पाठ्यपुस्तक, ब्रेल शिक्षक और स्वतंत्र शिक्षण का समर्थन करने वाली प्रौद्योगिकी की उपलब्धता में महत्वपूर्ण अंतर है। बुनियादी ढांचे की ये कमी सामाजिक दृष्टिकोण से और भी जटिल हो जाती है और अक्सर दृष्टिबाधित लोगों की क्षमताओं को कम आंका जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की 90% नेत्रहीन आबादी विकासशील देशों में रहती है, जिसमें से भारत में लगभग 15 मिलियन दृष्टिबाधित लोग रहते हैं। ये संख्या 2007 से 2 गुनी हो चुकी है। नेत्रहीन लोगों की दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में भारत दुनिया की 1/3 से भी अधिक नेत्रहीन आबादी का घर है। फिर भी इस महत्वपूर्ण संख्या के बावजूद भारत में ब्रेल साक्षरता का दर चौंकाने वाला है। ये सिर्फ 1% रह गई है, जो देश की सामान्य साक्षरता दर 77.7% से बहुत कम है। ब्रेल पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित योग्य शिक्षकों की भारी कमी है, जिसका मतलब है कि बहुत से छात्र उस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जिसके वे हकदार हैं। इसके अलावा इस्तेमाल की जाने वाली शिक्षण की विधियां अक्सर पुरानी और अप्रभावी होती हैं। ब्रेल की कमी साक्षरता कार्यक्रमों की पहुंच और सफलता को सीमित कर रही है। सार्वजनिक स्थानों और इमारतों में पहुंच और एक बड़ी बाधा बन चुकी है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और समाज की ओर से सामूहिक कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके जहां पर दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी भी तरह से आगे बढ़ सके और अपना योगदान दे सके।
ब्रेल शिक्षा के बिना दृष्टिबाधित व्यक्ति शैक्षिक सामग्री तक पहुंच के लिए संघर्ष करते हैं, जिसके चलते उनकी शैक्षिक प्रगति और रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। साक्षरता की ये कमी उन्हें दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे कि उनकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रभावित हो रहे हैं। इससे आय का स्तर कम हो रहा है, सामाजिक अलगाव बढ़ रहा है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाने, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने में मदद करने और शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए ब्रेल साक्षरता में सुधार करना बहुत जरूरी है। भारत में ब्रेल साक्षरता के सुधार के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। अगर हम इन मुद्दों से सीधे नहीं निपटते तो हम बदलाव की उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार, शैक्षिक संस्थान और समाज की ओर से सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है, ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके कि दृष्टिहीन लोग भी दूसरों की तरह ही आगे बढ़े और ब्रेल से अपना जीवन सशक्त बनाएं। दोस्तों, खबर सुनते हैं आंध्र प्रदेश से। अखिल भारतीय दृष्टिहीन परिसंघ और दृष्टिहीन विकास एवं कल्याण संघ के प्रतिनिधियों ने, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एंड द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड ने रविवार को बेलागापुड़ी स्थित सचिवालय में राज्य के मुख्य सचिव के विजयानंद से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए एक स्वतंत्र राज्य आयुक्त, माने के एक इंडिपेंडेंट स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के नियुक्ति करने का आग्रह किया। अखिल भारतीय दृष्टिहीन परिसंघ के उपाध्यक्ष पी चोक्का राव ने और दृष्टिहीन विकास एवं कल्याण संघ के सचिव श्रीनिवास के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मौजूदा व्यवस्था के बारे में चिंता जताई, जिसमें दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के निदेशक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के रूप में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने दिव्यांग समुदाय के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समर्पित स्वतंत्र आयुक्त की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतिनिधियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के कदम से RPWD अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और राज्य भर में दिव्यांग व्यक्तियों को मजबूत समर्थन मिल पाएगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु से। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र रूप से यात्रा करना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन पर्पल राइड्स इसे बदलने के लिए कार्यरत है। ट्रू असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाने के साथ ही पर्पल राइड्स गतिशीलता चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए पहुंच को बेहतर बनाना जारी रखे हुए हैं। पर्पल राइड्स को अक्टूबर 2023 में नम्मा यात्री द्वारा ज्ञान भागीदार के रूप में इनेबल इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया था। इसे गतिशीलता और दृश्य हानि वाले लोगों और सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन अब ट्रू असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ एक नई साझेदारी इस सेवा को एक अगले स्तर पर ले जा रही है। तीनों संगठन मिलकर टर्न प्लस स्विवल सीट सुविधा शुरू कर रहे हैं, जिससे कि गतिशीलता संबंधी चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए वाहनों में प्रवेश करना और बाहर निकलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। पर्पल राइड्स के मजबूत आधार को नवोन्मेषी टर्न प्लस स्विवल सीट के साथ संयोजित करके ट्रू असिस्टिव टेक्नोलॉजी, नम्मा यात्री और इनेबल इंडिया एक ऐसी परिवहन सेवा का निर्माण कर रही हैं जो सुविधा से कहीं ज्यादा आगे है। ये विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्रता, सम्मान और सशक्तिकरण प्रदान कर रही हैं। दोस्तों, ये साझेदारी शहरी यात्रा को अधिक समावेशी बनाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शा रही है तथा ये सुनिश्चित करती है कि हर कोई, चाहे उसकी क्षमता जो भी हो, आत्मविश्वास और आसानी से अपने शहर में यात्रा कर सके। पर्पल राइड्स केवल गतिशीलता के बारे में नहीं है, ये समान अवसर पैदा करने और सभी के लिए अधिक समावेशी भविष्य का निर्माण करने के बारे में है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है।
28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब हम सुनेंगे UWC इंडिया के साथ विदेश में अध्ययन करने के लिए दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपलब्ध एक छात्रवृत्ति के अवसर के बारे में। 4 महाद्वीपों में 18 स्कूल वाला एक वैश्विक शिक्षा आंदोलन यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज यानी कि UWC भारत में दृष्टिबाधित छात्रों को विदेश में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट यानी कि इंटरनेशनल बैकलॉरिएट IB करिकुलम का अध्ययन करने का एक अविश्वसनीय अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये कार्यक्रम UWC रेड क्रॉस नॉर्डिक RCN नॉर्वे में कक्षा 11 और 12 के लिए IB डिप्लोमा का है। छात्रवृत्ति पूरे भारत में दृष्टिबाधित छात्र के लिए एक समर्पित छात्रवृत्ति है। वर्तमान में ये कक्षा 10 या 11 SSC, ICSE, CBSE, IB में अध्ययनरत छात्रों के लिए है। इसके लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है 1 मार्च 2007 और 1 दिसंबर 2009 के बीच जन्मे छात्रों के लिए। इस समय सीमा से थोड़ा बाहर के असाधारण आवेदनों पर भी विचार किया जा सकता है। भारतीय नागरिक PIO, OCI कार्ड धारक या भारत के निवासी होना आवश्यक है। अंग्रेजी में धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश होना जरूरी है। शैक्षिक रूप से उज्जवल और मेधावी छात्रों को प्राधान्यता दी जाएगी। कंप्यूटर के जानकार और साहसी विदेश में रहने और अध्ययन करने की इच्छा के साथ माता पिता की सहमति भी अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सूचना ब्रोशर देख सकते हैं UWC इंडिया वेबसाइट पर, जो कि है www.in.uwc.org। दोस्तों, ये ग्लोबल चेंज मेकर बनने का एक जीवन बदलने वाला अवसर है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें। इसके लिए प्रतीक्षा न करें। आवेदन करने के लिए या अधिक जानकारी करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं शहनाज कपाड़िया को kapadia.shernaz@in.uwc.org पर। याद रहे kapadia.shernaz@in.uwc.org पर। दोस्तों, अब अगली खबर सुनते हैं जावेद आबिदी फेलोशिप के बारे में। विकलांग लोगों के लिए रोजगार संवर्धन के राष्ट्रीय केंद्र ने विकलांगता 2.0 पर जावेद आबिदी फेलोशिप के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है, जो कि विकलांग युवा नेताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य की एक पहल है। फेलोशिप ये सुनिश्चित करना चाहती है कि डिसेबल्ड यूथ अपनी लीडरशिप रोल्स को पॉलिसी एडवोकेसी, रिसर्च और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जैसे क्षेत्रों में जारी रखें और बढ़ाएं।
ये फेलोशिप 15 महीने तक चलेगी और 25,000 रुपए तक का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। पंजीकरण खुला है, आवेदन 14 फरवरी को बंद किए जाएंगे। एनसीपीडीपी के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने बताया कि 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। उनका कहना है कि ये एक कार्यक्रम से अधिक है, ये एक आंदोलन है। दोस्तों, ये फेलोशिप 18 से 28 वर्ष के आयु के विकलांग युवाओं पर ध्यान केंद्रित करती है और उन्हें सुलभता में अंतर पाटने और अपने समुदायों में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए कौशल से लैस करती है। फेलोज को क्षेत्र के विशेषज्ञों से व्यक्तिगत सलाह दी जाती है और वकालत और प्रभाव संचालित परियोजनाओं में शामिल होने के व्यावहारिक अवसर प्रदान करती है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें है सुलभता, शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग और आजीविका। विकलांग लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र जावेद आबिदी, भारत, दक्षिणी राज्य तेलंगाना, हैदराबाद डेक्कन क्रॉनिकल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं चंडीगढ़ से। पंजाब विश्वविद्यालय पीयू ने अपने पूर्व छात्र सदन में सहायक सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। दिव्यांग व्यक्तियों के समान अवसर प्रकोष्ठ और पूर्व छात्र संबंध विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समावेशिता के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। लुधियाना के वर्धमान समूह के सहयोग से आयोजित सह कार्यक्रम के तहत दिव्यांग छात्रों को 2 मोटर चालित व्हील चेयर्स और एक दृष्टिबाधित छात्र को डेजी प्लेयर ऑडियो बुक प्लेयर दान किया गया। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को शैक्षणिक अनुभवों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में मदद करना है, जिससे कि वे आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना कर सके। दोस्तों, खबर सुनते हैं गुजरात हाईकोर्ट से। एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम उठाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नीति के संबंध में गुजरात सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी माई ने राज्य को एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित पदोन्नति में 4% आरक्षण को लागू नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया। 34 विकलांग सरकारी कर्मचारियों के समूह द्वारा पेश की गई याचिका में 28 दिसंबर 2023 और 17 मई 2022 को जारी केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप नीति का मसौदा तैयार करने में राज्य सरकार की विफलता पर प्रकाश डाला गया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के इन निर्देशों ने राज्य को विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति आरक्षण नीति स्थापित करने के लिए बाध्य किया, जो आरपीडी अधिनियम के तहत कार्यस्थल समानता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय प्रयास को दर्शाता है। कर्मचारियों की इस याचिका में राज्य प्रशासन द्वारा की जा रही अनदेखी की ओर इशारा किया गया, जिसमें कि 2021 से 2024 के बीच 26 असफल अभ्यावेदन दिए गए, जिसमें कि सरकार से कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने का आग्रह किया गया था। 25 जून 2024 को विकलांग आयुक्त की अदालत की सिफारिशों के बावजूद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिससे प्रभावित कर्मचारियों में काफी निराशा है। दोस्तों, अब सुनते हैं खबर महाराष्ट्र से। यहाँ पर 5% यानी कि 65 लाख लोग विकलांग हैं। पूर्व सैनिकों को संपत्ति कर में यहाँ पर छूट दी गई है। इसी प्रकार से दिव्यांगजनों को भी संपत्ति कर में 50% की छूट दी जाएगी। इस संबंध में नगर निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आश्वासन दिया है कि इसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। पवार ने नगर निगम के दिव्यांग भवन फाउंडेशन की ओर से चिंचवड़ के ऑटो क्लस्टर में आयोजित 3 दिवस पर्पल जल्लोष उत्सव का उद्घाटन किया। वे उस समय बात कर रहे थे। जिला वार्षिक योजना के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि में से कुछ धनराशि दिव्यांगों के लिए खर्च की जाएगी, ये कहते हुए कि इस संबंध में एक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विकलांग व्यक्तियों में अपार और असामान्य क्षमताएं होती हैं। अगर उनकी मेहनत और लगन को सही दायरा दिया जाए तो वो सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। समाज को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाने, प्रेरणा देने का काम करना चाहिए। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उचित सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके लिए धन की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार के दिव्यांग जन विभाग को जन शक्ति उपलब्ध कराई जाएगी। विकलांगता प्रमाण पत्र केवल YCM अस्पताल में उपलब्ध है। श्री पवार ने बताया कि पुणे के ससून और उपजिला अस्पतालों में भी सर्टिफिकेट देने का फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं खेल जगत से। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से होने जा रही है। इससे पहले श्रीलंका में दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, जिसका फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। इस मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतर खेल दिखाया और केवल एक मैच में हार का सामना किया। वहीं पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचे इंग्लैंड को खिताब से चूकना पड़ा। दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 79 रनों से हराकर खिताब पर कब्जा किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट्स खोकर 197 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस मैच में योगेंद्र सिंह भदौरिया ने बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 40 गेंदों में 73 रन बनाए। माजिद मागरे ने 19 गेंदों पर तेज तर्रार 33 रन जोड़कर स्कोर को मजबूत किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 118 रन बना पाई। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान पर जीत के साथ की थी और लीग स्टेज में चौथे मैच में भी पाकिस्तान को हराया। हालांकि इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में भारत को एकमात्र हार दी थी, लेकिन फाइनल में भारतीय टीम ने उसी हार का बदला लेते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। भारत की टीम ने इस जीत से एक बार फिर उनकी काबिलियत और मजबूत इरादों को साबित किया है। दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आरजे गौरी के साथ, और इस समय प्रोग्राम में वक्त हो चला है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स सुनने का। दोस्तों, इस सेक्शन के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं DPWD MSJE की तरफ से आने वाली ऑथेंटिक सोशल मीडिया अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं आज की डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली पहली अपडेट, जो है दिव्यांग पुनर्वास के लिए एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र CRC भवन बिल्डिंग के बारे में। इस पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, सशक्तिकरण की नई नींव। जयपुर के जामडोली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांग पुनर्वास के लिए एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र यानी कि इंटीग्रेटेड रीजनल सेंटर CRC बिल्डिंग की आधारशिला रखी। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाना है और कुशल पुनर्वास पेशेवर तैयार करना है। दोस्तों, कार्यक्रम के समय की कई तस्वीरें भी इस पोस्ट के साथ साझा की गई हैं, जिसमें के मान्यवर गण आधारशिला का अनावरण करते नजर आते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम के समय की गई पूजा की कुछ तस्वीरें भी इसमें साझा की गई हैं। बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान यानी कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन NIMHR में नवनिर्मित प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रावास ब्लॉक और स्टूडियो अपार्टमेंट का उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक सुविधा दिव्यांग जनों को व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा की है, जिसमें कि दिव्यांग जन भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट है दिव्यांग जनों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में। दिव्यांग जनों के लिए सशक्त शिक्षा #DPWD दिव्यांग छात्रों के लिए 6 छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करता है। पहली है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, दूसरी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, तीसरी उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना, चौथी राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, पांचवी राष्ट्रीय फेलोशिप, छठी निःशुल्क कोचिंग योजना। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इन छात्रवृत्तियों के बारे में जरूरतमंद छात्रों तक जानकारी पहुंचाई जाए।
ये छात्रवृत्तियां एक अम्ब्रेला स्कॉलरशिप स्कीम के तहत डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती हैं। साथ ही आपको बता दें कि डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज भी 2014-15 के साल में लॉन्च किया गया था। इन छात्रवृत्तियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक @DEPWD, यूट्यूब @DEPWD एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, व्हाट्सएप @DEPWD और वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट है depwd.gov.in। इसके पश्चात बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं #महाकुंभ 2025 समावेश और सशक्तिकरण का उत्सव। #महाकुंभ 2025 के पवित्र और अनूठे आयोजन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE के अंतर्गत एलिम्को का मंडप मानवीय संवेदना और नवाचार का प्रतीक बन गया। ये स्थान दिव्यांगजनों और बुजुर्ग समुदायों को आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण और समावेशी कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ये मंडप महाकुंभ की आध्यात्मिकता को सशक्तिकरण के आदर्शों से जोड़ता है। ये भारत की विविधता और संस्कृति के साथ तकनीकी प्रगति का अद्भुत संगम है, जो हर आगंतुक को समृद्ध और समावेशी समाज की अवधारणा का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। #सशक्त दिव्यांगजन समर्थ भारत। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट ने महाकुंभ 2025 के पवित्र और अद्वितीय आयोजन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो एलिम्को का मंडप बनाया था, इसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की है। इन तस्वीरों में मंडप में व्हील चेयर्स तथा दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा आयोजित वितरण शिविरों की झलकियां भी लगाई गई थी। इन तस्वीरों को एक शीर्षक दिया गया है एलिम्को @महाकुंभ 2025 के नाम से। एड्रेस है नाग वासुकी एरिया, सेक्टर 7, कैलाशपुरी मार्ग, पश्चिमी पत्री, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, महाकुंभ 2025 के बारे में रीपोस्ट करते हुए इस दूसरी पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं समावेशिता और सशक्तिकरण का उत्सव। महाकुंभ 2025 के पवित्र और अद्वितीय आयोजन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एलिम्को का मंडप मानवीय संवेदनशीलता और नवाचार का प्रतीक बनकर खड़ा है। ये मंडप दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए आत्मनिर्भरता का संकेत देता है तथा डिपार्टमेंट सभी आगंतुकों को इस मंडप को भेंट देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके साथ साझा किए गए ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट ने इस मंडप की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिस पर ग्राफिक्स के माध्यम से लिखा गया है एट दिस महाकुंभ 2025 लेट्स बिल्ड ब्रिजेस ऑफ होप एंड ट्रांसफॉर्म लाइव्स। एंट्री फ्रॉम सूर्यद्वार, सेक्टर 7, नाग वासुकी एरिया, गट्टा रोड, कुंभ मेला एरिया, प्रयागराज। इसके पश्चात अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं आइए जानते हैं RPWD अधिनियम 2016 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस पोस्ट के साथ एक ग्राफिक साझा करते हुए डिपार्टमेंट ग्राफिक के माध्यम से राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बताते हैं, जैसे कि हाइलाइट्स ऑफ द एक्ट, जिसमें है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 to 21, फ्री एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी फ्रॉम एज 6 to 18 years. Next is not less than 5% reservation in seats in government or government-aided higher educational institutions for persons with disabilities with benchmark disabilities. Provision for accessibility in physical environment, transportation, ICT and other facilities and services provided to public in urban and rural areas. 4% reservation in promotion to persons with benchmark disabilities in posts and services of central government, and 4% reservation in government seats for persons with benchmark disability. दोस्तों, आशा करते हैं कि
द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के माध्यम से किए गए इन प्रावधानों के बारे में आप जागरूकता बढ़ाने में भी मदद कर रही हैं। साथ ही साथ आप इसका लाभ उठा रही हैं और ये जानकारी उन तक पहुंचाने में जरूर मदद कर रही हैं जो लोग इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, डिपार्टमेंट भी समय समय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी पोस्ट शेयर करते रहते हैं ताकि इन विषयों पर चर्चा हो सके, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा साझा किया जाए और जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन यही समाप्त होता है। आशा करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के अगले एपिसोड में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, तमाम लेटेस्ट खबरें। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर। लेकिन रुकिए, जाइएगा नहीं, जाने से पहले एक बार फिर से सुनते जाइए आज के शो के हेडलाइंस। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का किया उद्घाटन। भारत में केवल 1% दृष्टिबाधित लोग ही कर सकते हैं ब्रेल का उपयोग। आंध्र प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र प्रमुख की नियुक्ति की गई मांग। नम्मा यात्री ट्रू असिस्टिव टेक और इनेबल इंडिया ने सुलभता के लिए पर्पल राइड्स को बेहतर बनाने के लिए की साझेदारी। सुनेंगे UWC इंडिया के साथ विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति के अवसर के बारे में। विकलांगजनों के लिए रोजगार संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र ने विकलांगता 2.0 पर जावेद आबिदी फेलोशिप के दूसरे संस्करण को किया है लॉन्च। पंजाब यूनिवर्सिटी में विकलांग छात्रों को व्हीलचेयर और सहायक उपकरण प्रदान किए गए। गुजरात हाईकोर्ट ने विकलांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति की कमी पर राज्य से पूछे सवाल। महाराष्ट्र में विकलांग लोगों को संपत्ति टैक्स में दी जाएगी 50% की छूट।